सो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द बर्न। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था बर्न होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी स्टेजेस और उसके सिम्टम्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द बर्न। तो बर्न का मैनेजमेंट है मोस्टली 3 कैटेगरीज या 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन अलग अलग टाइप से केयर प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इमरजेंट, जिसको अपन रिसस्किटेटिव फेज बोलते हैं। इसके अंदर अपन रिसस्किटेशन करते हैं रेस्पिरेटरी और फ्लूइड। देन आता है एक्यूट फेज, जिसको अपन इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट के जो भी वुंड वगैरह है उसको क्लोज वगैरह करने का, ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करने का काम अपन करते हैं। और आता है रिहेबिलिटेटिव फेज, जिसको अपन लॉन्ग टर्म फेज बोलते हैं, जो कि लास्ट अंदर लगभग 8 मंथ तक या उससे भी ज़्यादा ये चल सकती है। तो जो इमरजेंट फेज या रिसस्किटेटिव फेज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंजरी टू द कंप्लीशन ऑफ द फ्लूइड रिसस्किटेशन, यानी 24 to 48 आवर्स तक ये कंप्लीट होती है। इसके अंदर प्रायोरिटी अपन देते हैं फर्स्ट एड को, यानी जैसे इंजरी डेवलप होगी अपन पेशेंट्स को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ द शॉक, क्योंकि इसके अंदर पर्सन्स को हाइपोवोलीमिया कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू द फ्लूइड लॉस, ड्यू टू द इडिमा, उसके कारण शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर स्मोक को इनहेल करने के कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करना। और जो भी इंजरीज डेवलप होती है उसको डिटेक्ट करना और उसको ट्रीट करना। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट फेज, जिसको अपन एक्यूट फेज भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डायूरेसिस एंड टू नियर कंप्लीशन ऑफ द वुंड क्लोजर, यानी जस्ट से डायूरेसिस कंडीशन स्टार्ट होती है वहाँ से ये फेज स्टार्ट होती है और वुंड क्लोज ना हो जाए तब तक ये चलती रहती है। तो ये लगभग कुछ वीक तक फेज चलती है फ्रॉम द 72 आवर्स। देन इसके अंदर अपन प्रायोरिटी देते हैं वुंड असेसमेंट एंड केयर। सबसे पहले वुंड का असेसमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन केयर प्रोवाइड करेंगे। वुंड को क्लोज करने के लिए जो भी अपने पास मेथड अवेलेबल है वो अपन मेथड्स यूज़ करेंगे। एंड जो भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली प्रिवेंट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ में अपन न्यूट्रिशन सपोर्ट भी इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। देन आती है रिहेबिलिटेटिव फेज। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द मेजर वुंड क्लोजर टू रिटर्न टू द इंडिविजुअल्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ द फंक्शनिंग, यानी पेशेंट वापस पहले जैसा ना हो जाए तब तक ये फेज चलती रहती है और वुंड क्लोज होने से स्टार्ट होती है। इसके अंदर हम प्रायोरिटी देते हैं प्रिवेंशन ऑफ द स्कार एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, यानी किसी भी टाइप के स्कार या कॉन्ट्रैक्चर्स जो कि कॉम्प्लिकेशंस है बर्न के वो डेवलप होते हैं उससे प्रिवेंट करना। फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करना। जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेशन है, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन है और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन अपन इसके अंदर करते हैं। कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब पेशेंट का जो बर्न एरियाज़ है वहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरीज करके और जो भी अपने पास अवेलेबल सर्जरीज है उसके थ्रू अपन रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जैसे नोज़ बर्न हो गई, फेस बर्न हो गया, तो अपन कॉस्मेटिक सर्जरी से उससे वापस इंप्रूव करते हैं। और साइको सोशल काउंसलिंग अपन पेशेंट की करते हैं फॉर द बर्न कंडीशन। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट एड क्या क्या करेंगे। तो एक्सटिंग्विश फ्लेम्स बाय रोलिंग इन द ग्राउंड, कवर चाइल्ड विद ब्लैंकेट, कोट एंड कारपेट, यानी जैसे कोई भी फ्लेम, आग वगैरह लग रही है ग्राउंड पे तो उसके लिए अपन सबसे पहले चाइल्ड को ब्लैंकेट से कवर करना है, कोई भी कोट या कारपेट से कवर अप करना है। देन जो भी पेशेंट्स का एयरवे है उसको अपन असेस करेंगे। यदि वो पेटेंट है तो अपन जो भी क्लॉथ है और जो भी एसेसरीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रही है इडिमा फेज के अंदर उसको अपन को रिमूव करना है, क्योंकि ये इडिमा फेज चलती है 24 to 72 आवर्स तक, तो इसको अपन को रिमूव आउट करना है। ब्रश ऑफ रिमेनिंग केमिकल्स इफ़ पाउडर्ड और सॉलिड, देन वॉश एंड इरीगेट विद वाटर, यानी जो भी केमिकल्स बर्न है और केमिकल के कारण कंडीशन डेवलप हो रही है तो उन केमिकल को जो भी पाउडर या सॉलिड फॉर्म के अंदर हो सकते हैं उसको अपन को रिमूव आउट करना है, क्योंकि ये केमिकल है ये इंजरी को और ज़्यादा डीप करते जाते हैं। तो वाटर से या फिर जो भी सॉल्यूशन है उससे अपन को इरीगेट करना है। देन कवर अप वुंड विद क्लीन ड्राई शीट एंड अप्लाई कोल्ड वेट कंप्रेस टू स्मॉल इंजरीज। सबसे पहले अपन को कवर अप करना है वुंड को क्लीन और ड्राई शीट से, और कोल्ड कंप्रेस अपन को अप्लाई करना है, आइस कंप्रेस अपन को अप्लाई नहीं करना है। सिग्निफिकेंट बर्न्स जैसे कि मोर देन 15 to 20% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर विच कॉन्ट्राइंडिकेट यूज द कोल्ड कंप्रेस ड्रेसिंग, यानी पेशेंट का 15 से 20% एरिया से ज़्यादा बर्न हुआ है तो उनको अपन को कोल्ड कंप्रेस नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बर्न एरिया एक्सपोज होने के कारण, स्किन के बर्न होने के कारण।
इफ़ बर्न कॉज्ड बाय द हॉट टार मिनरल ऑयल टू रिमूव इट, यदि हॉट टार या मिनरल ऑयल से बर्न होता है तो उसको भी अपन को रिमूव करना है. डू नॉट कूल लार्ज बर्न फॉर मोर देन 10 मिनट्स एंड पुट आइस ऑन बर्न, यानी 10 मिनट से ज़्यादा अपन को बर्न एरिया को कूल नहीं करना है, क्योंकि ये हाइपोथेर्मिया को कोज कर सकता है. केमिकल बर्न है तो उसको फ्लश करना है, फ्लश करना है और फ्लश करना है, यानी 20 मिनट से 2 घंटे तक अपन को फ्लश ही करना है. और अदर इंजरी है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रायोरिटी कलेक्ट करनी है. देन रिमूव फ्रॉम सोर्सेज ऑफ बर्न, पेशेंट को अपन को जो भी सोर्सेज है बर्न के उससे दूर लेके जाना है. बर्निंग प्रोसेस को तुरंत स्टॉप करना है, चाहे केमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई भी बर्न हो. देन 10% से ज़्यादा बर्न है तो उसको क्लीन, कूल एंड टेप वाटर से अपन को क्लीन करना है, और अच्छा टॉवल है उसको अपन को यूज़ करना है. देन 10% से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और इनहेलेशन बर्न है तो उसके लिए अपन को सबसे पहले एज चेक करना है, यानी पेटेंशियन सूट नियर नेट्स टंग साइंड हेयर एंड डार्क मेम्ब्रेन, यानी पेटेंसी अपन को असेस करनी है, और क्या उसकी टंग का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, हेयर कितने डैमेज हुए हैं, और जो भी डार्क मेम्ब्रेन है सबसे पहले उसको अपन को असेस करना है. फिर उस सेकंड वन उसकी ब्रीथिंग असेस करनी है, फिर उसकी पल्स चेक करनी है, और जो भी बर्न लिम्स है उसको अपन को एलिवेट करना है हार्ट के लेवल से अबव, ताकि अपन ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर सकें. अब अपन स्टार्ट करते हैं इमरजेंट फेज, जिसकी फर्स्ट एड कंप्लीट हो चुका है. देन आफ्टर ये फेज स्टार्ट होती है इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड विद द रीऑस्ट्रेशन ऑफ कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी रिसस्किटेशन तक ये फेज चलती है जब तक पेशेंट की कैपिलरी परमेबिलिटी पूरी तरीके से रीस्टोर ना हो जाए तब तक, यानी फ्लूइड लेवल इंक्रीज ना हो जाए तब तक. देन इस फेज का सबसे मेन गोल होता है टू प्रिवेंट द हाइपोवोलेमिक शॉक एंड प्रिजर्व द वाइटल ऑर्गन फंक्शनिंग, यानी जो भी हाइपोवोलेमिक शॉक है उससे प्रिवेंट करना, और अपने बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है लाइक एज हार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए तब तक. देन इसके अंदर अपन प्री हॉस्पिटल केयर और इमरजेंसी रूम केयर भी अपन यूज करते हैं. देन इसके अंदर क्या क्या मैनेजमेंट होगा. इमरजेंट फेज है उसके अंदर अपन को सर्वाइवल रेट को अपन को इंक्रीज करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए सबसे मेन है पूरा रैपिड एंड थ्रू आउट द असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, जो भी पेशेंट का असेसमेंट हो सकता है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स अपीयर हो रही है और उन प्रॉब्लम्स के कारण अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एयरवे पेटेंट है, देन पेशेंट की कितना एरिया उसका बर्न हो चुका है, देन उसका फ्लूइड वॉल्यूम कितना लॉस हुआ है, उसके बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन उसके अंदर डैमेज हुआ है, पेशेंट को फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है, ये सारा असेसमेंट करके रूल ऑफ 9 का यूज़ करके अपन इसके अंदर असेसमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन इंटरवेंशन करेंगे, तभी अपन सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर सकते हैं इस फेज के अंदर. तो सबसे पहले आता है अपन का एयरवे मैनेजमेंट. एयरवे मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व अर्ली एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन प्रोवाइड करना है, और मोस्टली ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन. देन इमरजेंसी कंडीशन है और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं हो रहा है तो अपन को ट्रेकियोस्टोमी मेथड्स है वो अपन को यूज़ करना है, यानी ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं. और इन जनरल द पेशेंट इज मेजर इंजरीज इन्वॉल्विंग बर्न ऑन द फेस एंड नेक रिक्वायर इंट्यूबेशन विद इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर द बर्न इंजरी. यदि पेशेंट्स का बर्न एरिया ज़्यादा है और मेजर इंजरीज है लाइक जैसे कि फेस एंड नेक पे, तो तुरंत अपन को इंट्यूबेशन करना है विद इन 1 to 2 आवर्स. देन विद इन 6 to 2 आवर्स आफ्टर इंजरी इन विच स्मोक इनहेलेशन इज सस्पेक्टेड, यदि पेशेंट को, यदि अपन को लगता है कोई धुआं वगैरह रेस्पिरेटरी के अंदर जा चुका है तो अपन को फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी तुरंत परफॉर्म करनी है ताकि अपन लोअर रेस्पिरेटरी को असेस कर सके, वहाँ पर स्वेलिंग है, वहाँ पर इंजरी है, जो भी है उसको फाइंड आउट कर सकें. और पेशेंट को अपन को एनकरेज करेंगे टू कफ एंड डीप ब्रीथ एवरी आवर, यानी डीप ब्रीथ है, प्रेस लिप ब्रीथिंग है, और कफ को रिमूव करने के लिए अपन पेशेंट को एनकरेज करते रहेंगे. यदि अपन को रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस लगते हैं तो इंट्यूबेशन शुड बी परफॉर्म एंड पेशेंट शुड बी सपोर्टेड विद मैकेनिकल वेंटिलेशन. यदि लगता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज है तो इंट्यूबेशन करेंगे और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे. और कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए एल्वेलाइज के अंदर कोलैप्स ना हो और रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप ना हो तो उसके लिए अपन को पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है वो अपन को यूज़ करना है विद द मैकेनिकल वेंटिलेशन.
देन ब्रोंकोडायलेटर भी अपन पेशेंट्स को एडमिस्ट कर सकते हैं ताकि ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशंस डेवलप ना हो। और कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करने के लिए 100% ऑक्सीजन थेरेपी है विद अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल हो सके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी को अपन यदि 15% से ज़्यादा परसेंट बर्न है तो तुरंत अपन को पेशेंट के अंदर ये स्टार्ट करनी है। उसके लिए अपन को 2 लार्ज बोर इंट्रावेनस असेस रूट है वो ऑब्टेन करनी है, एक या ज़्यादा, और उसके अकॉर्डिंग अपन को उसको फ्लूइड थेरेपी देनी है यदि 15% से ज़्यादा बर्न है। और यदि पेशेंट 30% से ज़्यादा बर्न है तो उसके लिए अपन को सेंट्रल लाइन है उसको अपन यूज करेंगे, आर्टरियल लाइन, जो भी आर्टरीज है वहाँ वो लाइन से अपन यूज करेंगे फॉर द फ्लूइड एंड मेडिकेशन एंड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। देन और ये जो भी मेथड्स है उसके लिए अपन रूल ऑफ 9 एंड जो लुंड ब्राउडर चार्ट्स है उसके थ्रू अपन ये असेस कर सकते हैं कितना टीबीएस से पेशेंट का बर्न है। यानी जो अपने पाम मेथड पढ़ा है, जो रूल ऑफ 9 मेथड पढ़ा है, उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न है। और उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट्स का पहले असेस करेंगे, देन इंट्रावेनस रूट असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करने के कई मेथड्स है जो ये है। तो इस फ्लूइड रिसस्किटेशन के लिए अपन मोस्ट प्रोबेबली पार्कलैंड एंड बैक्स्टर फॉर्मूला है वो अपन यूज़ करते हैं। इसके अंदर अपन 4 ml RL इंटू पर केजी बॉडी वेट इंटू % बॉडी सरफेस एरिया बर्न, यानी 4 ml तो अपन लेंगे रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, उसको अपन गुना करेंगे पेशेंट का बॉडी वेट कितना, जैसे 70 kg बॉडी वेट है तो 70 kg से और कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न है, यदि 50% बर्न है तो 50, 30% है तो 30% अपन करेंगे। और जितना इसका टोटल आता है उसको अपन पेशेंट को प्रोवाइड करना है। कैसे करना है? हाफ टू बी गिवन ओवर 1 फर्स्ट 8 आवर्स, यानी जितना अपन का टोटल आया था उसका आधा फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर अपन को प्रोवाइड करना है और रिमेनिंग है वो नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड करना है। यह तो हो गया फर्स्ट दिन का। दूसरे दिन अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट डे फ्लूइड रिक्वायर्ड टू बी इन्फ्यूज्ड एट D5 LR, मतलब जितना भी फर्स्ट डे का हाफ है वो अपन सेकेंड डे प्रोवाइड करेंगे। देन 48 आवर्स के बाद अपन ओरल सप्लीमेंट्स स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर होमोजेनाइज्ड मिल्क या फिर सोया बेस्ड प्रोडक्ट है वो अपन यूज़ कर सकते हैं और ये अपन को प्रोवाइड करेंगे नेजोगैस्ट्रिक NG ट्यूब के थ्रू। देन 5% एल्ब्यूमिन अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि एल्ब्यूमिन लेवल है वो 2 ग्राम पर DL तक आ जाए। और RBC पैक्ड RBC अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे यदि हेमेटोक्रिट लेवल फॉल हुआ है बिलो 24%, नॉर्मली होता है 44 to 55, तो उसके लिए अपन पैक्ड RBC प्रोवाइड कर सकते हैं। और सोडियम सप्लीमेंट्स अपन प्रोवाइड करेंगे यदि पेशेंट का 20% से ज़्यादा एरिया बर्न हुआ है तो, क्योंकि सोडियम लेवल को इंक्रीज़ करके और फ्लूइड लेवल को अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अदर फार्मूलाज भी अपन यूज़ करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस फार्मूलाज है, इसके अंदर रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन अपन देंगे 2 to 4 ml इंटू पर केजी बॉडी वेट इंटू % TBS से टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसका हाफ फर्स्ट 8 आवर के अंदर और रिमेनिंग 16 आवर्स के अंदर देंगे। और सेकंड डे के अंदर अपन जैसा अपने पहले दिया था सेम वैसा ही इसका जितना भी टोटल आएगा उसका हाफ अपन सेकंड डे के अंदर प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ब्रॉक आर्मी फार्मूला है वो अपन यूज़ करते हैं। इसके अंदर अपन कोलॉइड्स जो कि अपन लेंगे 0.5 ml इंटू पर केजी बॉडी वेट इंटू % TBS से, इसका टोटल कर लेंगे। देन रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन 1:1.5 ml इंटू केजी बॉडी वेट इंटू % TBS से, इसका अपन टोटल कर लेंगे। और ग्लूकोज 5% वाटर के साथ 2000 ml फॉर इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो इन तीनों का टोटल करके अपन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इन तीनों का जो टोटल आएगा उसको फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर हाफ दे देंगे और रिमेनिंग नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड डे के अंदर हाफ ऑफ द कोलॉइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड इनसेंसिबल वाटर लॉस अपन प्रोवाइड करेंगे, यानी जितना भी आया उसका हाफ अपन सेकंड डे के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 फार्मूलाज है जो अपन यूज़ करते हैं फ्लूइड लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लूइड रिसस्किटेशन करने के लिए। फिर आती है नेक्स्ट फेज़ एक्यूट फेज़, जिसको अपन इंटरमीडिएट फेज़ करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इन्फेक्शन प्रिवेंशन,
तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए अपन को जो भी टॉपिकल एंटोमाइक्रोबियल एजेंट्स है वो अपन प्रोवाइड करेंगे। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी है वो अपन एडमिनिस्टर करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल अपन पेशेंट्स का करेंगे, और जो भी स्टेराइल और क्लीन टेक्निक है वो अपन यूज़ करेंगे ड्रेसिंग के लिए। और इंटरनल फीडिंग अपन स्टार्ट करेंगे। इंटरनल फीडिंग मतलब इंटेस्टाइनल फीडिंग, ताकि अपन इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और जो भी एंडोटॉक्सिक है उसको रिमूव कर सके, प्रिवेंट कर सके। देन वुंड क्लीनिंग, अब जो भी वुंड है डेवलप हुए हैं उसको अपन को क्लीन करना है ताकि अपन इन्फेक्शन को रोक सके। तो उसके लिए अपन हाइड्रोथेरेपी यूज़ करते हैं। वाटर का टेम्परेचर अपन रखते हैं 37.8 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड, और 20 से 30 मिनट तक अपन हाइड्रोथेरेपी करते हैं। और टॉवल है वो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्लीन टॉवल और स्टेराइल टॉवल अपन यूज़ करेंगे। देन जो भी पैथोजेंस है उसको अपन को प्रिवेंट करना है और प्रोलिफरेशन करके एंड इन्वेशन इन द डीपर टिश्यू के अंदर नहीं जा सके उसके थ्रू। हाइड्रोथेरेपी से पहले पेशेंट्स के वाइटल साइन, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी और पेन रिलीफ मेडिकेशन है वो अपन को प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आती है टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, ताकि अपन बैक्टीरिया के नंबर्स को यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो इसके अंदर अपन जो भी एस्कार यानी जो भी डेड टिश्यू का फॉर्मेशन है उसको अपन को पेनिट्रेट करना है और रिमूव करना है। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सिल्वर इज़ बैक्टीरियोसाइडिकल एंड बैक्टीरियोस्टेट प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल है सिल्वर सल्फार डायाजाइन, सिल्वर नाइट्रेट, अनमेफेनाइड एसीटेट। ये टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है जो कि बैक्टीरियोसाइडिकल और बैक्टीरियोस्टेट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है एस्कार को पेनिट्रेट करना और नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिड्यूस करना, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो ये अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। और जो सिल्वर ड्रेसिंग है वो अपन मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिल्वर लोन एंटीकोट अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियल कल्चर भी अपन प्रॉपरली करते रहेंगे ताकि अपन बैक्टीरिया की फाउंडेशन को पता लगा सके। और प्रीवियस एप्लीकेशन अपन पहले रिमूव करेंगे, फिर अपन को नया एप्लीकेशन अप्लाई करना है। फिर आती है वुंड ड्रेसिंग। तो वुंड क्लीन कर लिया, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दे दिए, और उसके बाद अपन को वुंड ड्रेसिंग करनी है ताकि अपन इन्फेक्शन को बचा सके और जो भी पेशेंट के वुंड है वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। तो टॉपिकल एप्लीकेशन अपन इसके अंदर अप्लाई भी करते हैं, और सेवरल लेयर के ड्रेसिंग से अपन इसको कवर करते हैं ताकि प्रेशर डेवलप ना हो। लाइट ड्रेसिंग अपन जॉइंट्स पे यूज़ करते हैं ताकि जॉइंट्स अपन नॉर्मल फंक्शन कर सके, और इसके कारण जो भी कॉन्ट्रैक्चर है ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो जॉइंट के फ्लेक्शन होने के कारण डेवलप होता है। दोनों जॉइंट्स एक दूसरे के नियर बाई आ जाते हैं और मोस्टली एक्सटेंड नहीं हो पाते, तो उस कॉन्ट्रैक्चर को या फिर उस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने प्रिवेंट करने के लिए अपन जॉइंट्स पे लाइट ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। देन फंक्शनल बॉडी अलाइनमेंट पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे स्प्लिंट के थ्रू, यानी जो भी बॉडी पार्ट्स है उसके अपन स्प्लिंट प्रोवाइड करके और उसका अलाइनमेंट अपन अच्छी पोजीशन में रख सकते हैं। और जो भी माउथ एरिया है, नोज़ एरिया है और आइज़ एरिया है उसको अपन को छोड़ के रखना है ताकि पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, तो उन एरिया पर अपन को ड्रेसिंग अप्लाई नहीं करनी है। एक्सरसाइज अपन को पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। और हाइड्रोथेरेपी एनाल्जेसिक ड्रेसिंग से कम 20 मिनट पहले अपन को प्रोवाइड करनी है ताकि अपन आराम से ड्रेसिंग कर सके। और जो भी प्रिकॉशन है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, जैसे कि हैंड वॉशिंग, ग्लविंग, गाउनिंग, ये अपन को ड्रेसिंग से पहले प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। और जो भी एस्कार यानी डेड टिश्यू लूज़ हो रखे हैं उसको अपन को पहले रिमूव करना है ताकि एपिथेलाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके। और डेड टिश्यू जब डेड टिश्यू या एस्कार है जिसको अपन डेड टिश्यू बोलते हैं, वो मोस्टली एपिथेलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, तो अपन को रिमूव आउट भी करना होता है। उसके बाद आती है एस्क्रोटोमी, यानी जो भी एस्कार या डेड टिश्यू का फॉर्मेशन है उसको रिमूव आउट करना। तो इन एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न ए हार्ड थिक एस्कार कैन कॉम्बाइंड विद मासिव एडिमा कैन टोर्निक्वेट इफेक्ट कॉज टोर्निक्वेट इफेक्ट, यानी एस्कार का फॉर्मेशन होता है लेकिन साथ साथ में मासिव एडिमा की कंडीशन है, तो वो बॉडी के अंदर हार्डनेस की कंडीशन डेवलप करता है जिसके कारण पार्ट हील नहीं हो पाता और एपिथेलाइजेशन नहीं हो पाता। और साथ साथ में ये लीड्स टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, क्योंकि जैसे ही टोर्निकेट अपन यूज़ करते हैं ब्लड
कलेक्ट करने के लिए, एक टिश्यू को एक टाइट करने के लिए, अपने मसल्स को टाइट करने के लिए। और यदि वहाँ पर एस्कार का फॉर्मेशन हो गया है तो मसल्स टाइट हो जाएगी, जिस कारण सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा, देन सेंसेशन लॉस होगा और मोटर फंक्शन भी इम्पेयर होंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को एस्करेक्टोमी कंपलसरी है। देन ये अपन को रिलीव कर सकते हैं सर्जिकल इंसिजन के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं एस्करेक्टोमी। और एक और होती है फेशियोटोमी, यानी जो भी इंसिजन वगैरह करके और जो भी फेशिया यानी डेड टिश्यू का फॉर्मेशन है उससे जो भी प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो चुका है और जो सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ है उसको रिलीव करवाने के लिए अपन फेशियोटोमी और एस्करेक्टोमी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है वुंड डेब्रिटमेंट, यानी जो भी डेब्रिस वगैरह का फॉर्मेशन है उसको अपन को रिमूव करना है, क्योंकि डेब्रिस डिले द एपिथेलिएशन प्रोसेस, यानी जो भी डेड टिश्यू का फॉर्मेशन है, एस्कार है, फेशिया है, डेब्रिस है, ये एपिथेलिएशन प्रोसेस को डिले करता है। तो इसको अपन को जो भी कंटामिनेट टिश्यू है उसको रिमूव करके अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए अपन एस्कार को रिमूव करेंगे एस्करेक्टोमी और फेशियोटोमी के थ्रू, और पेशेंट को ग्राफ्टिंग के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह। और ये वुंड डेब्रिटमेंट है, इसके लिए 3 अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक तो नेचुरल डेब्रिटमेंट, मैकेनिकल डेब्रिटमेंट और सर्जिकल डेब्रिटमेंट। नेचुरल डेब्रिटमेंट सबसे पहले लेते हैं। डेड टिश्यू सेपरेट स्पॉन्टेनियसली, इसके अंदर डेड टिश्यू है वो अपना यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, यानी नेचुरली, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली जो कोलेजन्स का फॉर्मेशन होता है उसको लिक्विफाई करते हैं और वहाँ पे एपिथेलिएशन के प्रोसेस के अंदर स्लो करते हैं। तो उसके लिए अपन एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो इस प्रोसेस को स्लो करती है, और धीरे धीरे ये जो भी डेब्रिटमेंट है वो अपने आप ही सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल डेब्रिटमेंट। तो इसके अंदर अपन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डेब्रिस को रिमूव करने के लिए। ये स्किल्ड पर्सन, यानी जो भी नर्स या फिर जो भी फिजिशियन है या सर्जन है उसके थ्रू ही ये कंप्लीट होती है। इसके लिए अपन को सबसे पहले क्लीन और ड्रेसिंग कंप्लीट करनी है। हेमोस्टेटिक एजेंट्स अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे। टॉपिकल डेब्रिटमेंट एजेंट्स है वो अपन यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। देन सिल्वर मेटल एजेंट्स है वो अपन इसके अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन डेब्रिस को रिमूव आउट करते हैं। देन आता है सर्जिकल डेब्रिटमेंट। सर्जिकल डेब्रिटमेंट के अंदर एक तरह से सर्जरी परफॉर्म होती है, जिसके थ्रू जो भी डेविएटलाइज टिश्यू, जो भी हार्ड टिश्यू जो कि स्किन के ऊपर कलेक्ट हो चुके हैं और वो नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट या नेचुरली रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो उस पर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू अपन इसको रिमूव करते हैं और वुंड को क्लोज करते हैं। देन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टिश्यू एंड फुल थिकनेस ऑफ द स्किन डाउन द फेसिया एंड शेविंग द बर्न स्किन लेयर ग्रेजुअली डाउन टू द फ्री ब्लीडिंग एंड वायबल टिश्यू, यानी एक तरीके से जैसे शेविंग करते हैं उसी तरह जो भी बर्न स्किन लेयर है उसको अपन शेविंग ऑफ करके ही इस स्किन को रिमूव आउट करेंगे और बर्न एरिया को ट्रीट करेंगे, और इसकी जो हीलिंग प्रोसेस है इससे फास्ट हो जाएगी। तो इससे पहले अपन को पेशेंट को हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है और एडिमा को डिक्रीज़ करना है, इससे डिक्रीज़ हो जाएगा। देन तुरंत इसको अपन को कवर करना है, जैसे ही अपन सर्जिकल डेब्रिटमेंट करते हैं तो तुरंत ग्राफ्टिंग या ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से अपन को इसको कवर करना है इमीडिएटली, वरना डेब्रिटमेंट की प्रोसेस वापस स्टार्ट हो सकती है, स्कार का फॉर्मेशन डेवलप हो सकता है। और इसके थ्रू जो भी एक्सटेंसिव ब्लड लॉस है उसकी रिस्क को अपन को डिक्रीज़ करना है, और इसको अपन को टाइम पे ही कंप्लीट करना है ताकि इफ़ेक्टिव मेथड है अपन इसके अंदर यूज़ कर सकें और पेशेंट को कोई भी टाइप का सेप्सिस डेवलप ना हो। देन आता है इस वुंड ग्राफ्टिंग। डेब्रिटमेंट होने के जस्ट बाद में अपन को वुंड ग्राफ्टिंग करनी होती है, यानी स्किन ग्राफ्टिंग, जिसके लिए अपन अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। डन इन डीप एंड फुल थिकनेस बर्न वेयर रीएपिथेलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो वुंड ग्राफ्टिंग वहाँ पे होती है जहाँ पर रीएपिथेलाइजेशन यानी स्किन का फॉर्मेशन वापस नहीं हो पाता। इसका मेन पर्पज़ होता है इन्फेक्शन की रिस्क को डिक्रीज़ करना, प्रोटीन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को प्रिवेंट करना, और इवेपोरेशन के थ्रू भी फ्लूइड लॉस कम हो उसको भी मिनिमाइज़ करना, क्योंकि स्किन ओपन रहेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा तो हाइपोथर्मिया या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक के कंडीशंस के रिस्क है वो इंक्रीज़ होंगे, तो उसको भी अपन वुंड ग्राफ्टिंग के थ्रू मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली होती है फेस, फंक्शनल एरियाज और जॉइंट्स के ऊपर। तो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए यदि पेशेंट्स रेडी नहीं है तो बर्न वुंड को एक्सरसाइज करते हैं और उसको अपन ग्रेनुलेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो वुंड ग्राफ्टिंग के लिए अपन 2-3 तरह के टाइप्स अपन यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, जिसके अंदर होमोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट अपन यूज़ करते हैं। बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रेसिंग,
और ऑटोग्राफ्ट, ये अपने नॉर्मली मेथड्स है जो अपन इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट लेते हैं अपन सिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रेसिंग। ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर सिंथेटिक ड्रेसिंग अपन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपन जो मेथड यूज़ करते हैं, जो अपन सबस्टेंस यूज़ करते हैं, वो होता है बायोब्रेन, जो भी नायलॉन सिलेस्टिक मेम्ब्रेन से बना होता है, और इसके अंदर कोलेजन डेरिवेट इसके साथ कंबाइन होते हैं। ये मोस्टली सेमी ट्रांसमिट होता है और स्टेरल होता है। सेमी ट्रांसमिट होने का फ़ायदा ये है कि अपन जो भी वुंड है उसको अपन इजीली विजिबल कर सकते हैं, और स्टेरल होता है, और ये जो भी वुंड है उसको फ्लूइड लॉस से भी प्रिवेंट करता है, और इसके थ्रू बैक्टीरियल इन्वेशन की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। इसके अंदर जो अपन बायोब्रेन मेथड्स यूज़ करते हैं, ये वुंड के अंदर 5 दिन के अंदर एधर हो जाते हैं, और 3 से 4 वीक तक अपन इसको आसानी से चला सकते हैं, और इट कैन बी रिमूव वंस एपिथेलाइजेशन एंड हीलिंग अकर। इसको अपन कब जब रिमूव करेंगे, जब एपिथेलाइजेशन हो जाएगा और हीलिंग हो जाएगी, यानी एक बेस्ट मेथड है ड्रेसिंग से ज़्यादा। देन आता है बायोलॉजिकल ड्रेसिंग। ये इसके अंदर अपन एक्सटेंसिव बर्न वाले पेशेंट्स के लिए अपन कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल स्किन बहुत ज़्यादा कम होती है और ग्रेनुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। इसके अंदर डेब्रिस वुंड यूज करते हैं आफ्टर एस्कार सेपरेशन, जो भी एस्कार है उसको सेपरेट करके, और डेब्रिस वुंड के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। हीलिंग को ये बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है, और इन्फेक्शन को भी अपन को प्रिवेंट करती है। इसके अंदर अपन मोस्टली मेथड यूज़ करते हैं होमोग्राफ्ट और हेटेरोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट मतलब जो भी अपनी जो स्पीसीज़ लिविंग स्पीसीज़ होती है, सेम स्पीसीज़, उनसे जो भी अपन स्किन कलेक्ट करते हैं उसको, और हेटेरोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट यानी डिफरेंट स्पीसीज, जैसे पिग वगैरह से अपन स्किन कलेक्ट करके उसको अपन अप्लाई करते हैं। फिर आती है इसके अंदर पेन मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर पेन की कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, तो उससे भी अपन को रिलीव करवाना है। तो 3 टाइप्स के पेन है पेशेंट्स रिपोर्ट करता है। बैकग्राउंड पेन जो कि 24 आवर्स तक होता है, प्रोसीजरल पेन जो कि वुंड के मैनिपुलेशन तक कंप्लीट होता है, और बैक थ्रू आउट पेन जो ब्लड लेवल के इम्प्रूव होने तक होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन कौन कौन सी मेडिकेशन देंगे, ओपियोइड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मॉर्फिन अपन प्रोवाइड करते हैं, फिनाइटाइल अपन प्रोवाइड करते हैं, और जो भी कंट्रोल एनाल्जेसिक एजेंट्स है वो अपन इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अपन प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो इसका मेन प्रमोट गोल होता है न्यूट्रिशन लेवल को ऑप्टिमम लेवल तक लेके आना। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1.5 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी 24 आवर्स। तो इतने अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट अपन 5000 कैलोरी पर डे अपन प्रोवाइड करेंगे, और जो भी लिपिड्स है वो भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और सबसे पहले अपन कैलोरी मीटर से उसकी कैलोरी को असेस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को यूज करेंगे। देन इंटरनल फीडिंग भी अपन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है। यानी इंटरनल फीडिंग का मतलब डायरेक्टली इंटेस्टाइनल फीडिंग, ताकि जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको अपन को इम्प्रूव कर सकें। यदि हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन मील्स है, सप्लीमेंट्स अपन को देने हैं, तो एडिशनल विटामिन सप्लीमेंट्स एंड मिनरल्स भी अपन इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। और हाइपर मेटाबॉलिक इफेक्ट के लिए अपन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अपन यूज़ करते हैं, जो कि होता है ऑक्सेंड्रोलोन। देन इन्फेक्शन की रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए पेरेंटल ड्यूट अपन मोस्टली इसके अंदर यूज करते हैं। फिर आती है थर्ड फेज, जिसको अपन बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव फेज, जो कि लॉन्ग टर्म फेज होती है। इट इज़ डिफाइंडिंग एज बिगनिंग व्हेन द पेशेंट्स बर्न वुंड इज़ कवर्ड। यानी ये कब स्टार्ट होती है, जब पेशेंट्स के वुंड कवर हो जाते हैं तब, विद स्किन और हील्ड, और ये ख़त्म होती है जब तक पेशेंट अपनी ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आ जाता है। यानी सेल्फ केयर एक्टिविटी जब तक डेवलप नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी 2 वीक से लेके 2 to 3 मंथ या फिर इससे भी ज़्यादा ये पेशेंट की लाइफ स्पैन भी ये चल सकती है। इसका मेन गोल होता है फंक्शनल रोल इन सोसाइटी पेशेंट के इंक्रीज़ करना, और फंक्शनल कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। यानी स्किन ग्राफ्टिंग है, रिकन्स्ट्रक्टिव थेरेपीज़ है, वो कॉस्मेटिक थेरेपीज़ है, वो अपन इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, पेशेंट के बर्न वुंड है वो हील होते हैं प्राइमरी इंटेंशन एंड बाई ग्राफ्टिंग के थ्रू। इसके अंदर पेशेंट के जो भी स्कार कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं उसको प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि इसके अंदर स्कार का फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। देन
हीलिंग प्रोसेस के अंदर 6 मंथ से लेके 2 साल तक लग सकते हैं, और पेशेंट को 1 साल तक अपन को डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है, और जब तक न्यू सेंसिटिव स्किन नहीं आ जाती तब तक पेशेंट को अपन को सेव करना है। देन इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लिकेशंस होता है स्किन स्कार एंड जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होना, जिसको अपन हाइपोट्रोफिक स्कारिंग बोलते हैं या फिर केलॉइड स्कार बोलते हैं। तो ये इसके अंदर डेवलप होते हैं, जिसको अपन को पहले प्रिवेंट करना होता है। देन पेन के कारण पेशेंट है वो मोस्टली फ्लेक्शन की कंडीशन के अंदर रहता है, उसके कारण कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में अपन बाद में बताऊंगा। और फिजिकल थेरेपी, प्रेशर गारमेंट्स या स्प्लिंट अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं पेशेंट के ऑप्टिमम लेवल तक लाने के लिए, और इन स्कार और जो कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन है इसको रिमूव करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसके अंदर, इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर केलॉइड स्कार क्या होता है। देयर आर द ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू, देन स्कार इज विल ग्रो बियॉन्ड द स्किन इंजुरी। दीज स्कार आर जनरली सीन और पिंक still become a dark, and over time they occur when the body continue to produce collagen। यानी ये स्कार मोस्टली डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर, और ये पिंक कलर के होते हैं और डार्क हो जाते हैं, और इसके अंदर मोस्टली ये बॉडी जब कोलेजन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है या टफ फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, उसके कारण ये स्कार का फॉर्मेशन डेवलप होता है। ये स्कार बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, नोडुलर होते हैं, और नॉर्मली इचिंग की कंडीशन डेवलप करते हैं, और ये एक ही जगह पे ग्रोथ करते हैं। फिर आते हैं हाइपरट्रोफाइड स्कार। हाइपरट्रोफाइड स्कार थिक होते हैं लेकिन फैले हुए होते हैं। जो केलॉइड स्कार है थिक होते हैं और एक ही जगह पे ये ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो हाइपरट्रोफिक स्कार है वो थिक तो होते ही हैं लेकिन ये फैले हुए होते हैं। केलॉइड स्कार से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये बियॉन्ड द साइड इंजरी पे डेवलप नहीं होते हैं। ये जो इंजरी की साइड है उसके आसपास ये डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होते रहते हैं। तो इसको भी अपन को रिमूव आउट करना होता है। और देन आता है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है जब परमानेंट टाइटनिंग हो जाती है स्किन की, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। यानी जब पेशेंट जैसे बर्न हुआ है जॉइंट्स के ऊपर, और पेशेंट ने अपना हैंड को या लेग को फ्लेक्स के अंदर लेके आ गया, तो जो नियर बाई स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट अपने हाथ को वापस दूर नहीं ले जा सकता। उस कंडीशन को बोलते हैं स्कार, इस टाइप की कंडीशंस। तो कॉन्ट्रैक्चर। तो इस कॉन्ट्रैक्चर को रिमूव करने के लिए अपन बहुत सारे मेथड्स है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेशर गारमेंट्स है, स्प्लिंट है, और पेशेंट को नॉर्मली फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर लाने से रोकना, एक्सटेंशन पोजीशन के अंदर रखना। तो इसके थ्रू अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेज के अंदर अपन कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होती है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा एंड इफेक्ट ऑफ स्मोक इनहेलेशन एज एविडेंस बाई अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड एंड डिस्पनिया। यानी पेशेंट का जो स्मोक इनहेलेशन के कारण या एडिमा के कारण एयरवे इनइफेक्टिव हो चुका है, तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस अपन उससे रिलेटेड बनाएंगे। सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण पेशेंट का जो गैस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, तो सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस उससे रिलेटेड हो जाएगी। थर्ड है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि पेशेंट के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और स्किन के बर्न होने के कारण इवापोरेटिव लॉस इंक्रीज होता है, तो उसके कारण फ्लूइड वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगी डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। देन हाइपोथर्मिया, क्योंकि स्किन लॉस है और माइक्रो सर्कुलेशन भी लॉस होने के कारण और ओपन वुंड होने के कारण हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप होती है। फिर आता है एक्यूट पेन, क्योंकि टिश्यू और नर्व इंजरी है तो उसके कारण एक्यूट पेन की कंडीशन डेवलप होगी, और बर्न के कारण उसके इमोशनल इम्पैक्ट और फियर के कारण पेशेंट्स के अंदर एंजाइटी भी डेवलप होगी। तो ये 6 नर्सिंग डायग्नोसिस अपन पेशेंट्स के अंदर बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन इसका इंटरवेंशन भी करेंगे। थैंक यू।